तो ये कहानी शुरू होती है एक शैमन को दिखाते हुए। वो काला जादू इन्हीं ब्लैक मैजिक कर रहा था। उसके इर्द गिर्द इंसानी जिस्म और गाय के पार्ट्स पड़े हुए थे जिनको मिलाकर वो जादू कर रहा था। इसी टाइम उसके पास एरमा आती है अपनी बहन को लेकर। असल में वो अपनी कजन को पसंद किया करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन कजन की फैमिली के ना मानने की वजह से उसकी शादी कहीं और करने का फैसला कर दिया जाता है। पर एरमा ऐसा नहीं चाहती। वो हर हाल में अपने प्यार को पाना चाहती है, चाहे वो काला जादू ही क्यों ना करे। यहाँ उसकी बहन वुलन उसे मना करती है और कहती है एरमा चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन एरमा किसी की सुनने वाली नहीं थी। एरमा शेमन से कहती है कि मुझे इस लड़के से हर हाल में शादी करनी है। शेमन लड़के की तस्वीर देखता है। एरमा बताती है ये मेरा कजन है और ये सुनकर शेमन जादू करने से इनकार कर देता है और कहता है इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। शेमन का ये कहना ही था कि अचानक एरमा के पास बैठी हुई उसकी बहन के अंदर एक जिन आ गया, जिन्हें उसे किसी और एंटिटी ने पोसेस कर लिया। उसका चेहरा खौफनाक हो चुका था और वो यहाँ एरमा को धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। ये सुनकर एरमा और उसकी बहन दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं और सीन कट होकर हमें 12 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। इस टाइम हम एरमा को उसकी बहन वुलन और उसकी मोम के साथ गालन के घर जाते हुए देखते हैं, उसी लड़के के घर जिससे वो शादी करना चाहती थी। हमें पता चलता है कि गालन की आज से 12 साल पहले ही एक निसा नामी लड़की से शादी हो गई थी और अब उसकी 12 साल की बेटी सूफिया भी थी जो देख नहीं सकती थी, यानी वो ब्लाइंड थी। ये सभी लोग यहाँ सोफिया की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। इसी टाइम पर हमें गालन की मदर को भी दिखाया जाता है। गालन की मदर और एरमा की मॉम दोनों बहनें हैं। हमें मालूम हुआ कि गालन की मदर काफी टाइम से बीमार है। यहाँ पर हमें मालूम होता है कि सिर्फ एरमा ही नहीं बल्कि गालन भी एरमा के प्यार में एक वक्त में पागल हुआ करता था। उसने अपनी मॉम के कहने पर निसा से शादी तो कर ली, लेकिन वो आज भी एरमा के काफी करीब था। लेकिन अब उसे एहसास होने लगा था कि एरमा के साथ रहते रहते वो अपनी प्यारी से बेटी और अपनी वाइफ के साथ ज्यादती कर रहा है। इसीलिए उसने इरमा से दूर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन इरमा ऐसा होने नहीं देना चाहती थी क्योंकि अब इरमा भी प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर गालन उसके साथ बहुत ही रूड बिहेव करता है और उसे घर जाने को कहता है। घर आकर भी इरमा उसे बहुत कॉल्स करने की कोशिश करती है, लेकिन गालन उसकी कॉल्स को कॉन्टिन्यूसली इग्नोर कर रहा था। इरमा की बहन जो कि इरमा और गालन के बारे में सब कुछ जानती थी, वो इरमा से कहती है अब गालन तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? तुम अच्छी तरह जानती हो उसकी एक फैमिली है और तुम उसकी फैमिली खराब कर रही हो। वुलन की बातों से एरमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डांट कर वुलन को ही अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। इस टाइम उसे वैसे भी वुलन से ज्यादा गालन पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब गालन ने उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, पर अब जैसे वो सब भूल चुका था। गुस्से में एरमा अब गालन की काम करने वाली जगह पे पहुंच जाती है। वो इस टाइम गुस्से में थी और गालन से अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने को कह रही थी, लेकिन यहाँ पे गालन उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ बहुत रूड बिहेव करता है। उससे एरमा उसे धमकाने के लिए पास पड़ा हुआ चाकू उठा लेती है। इससे पहले कि एरमा उसके ऊपर हमला कर देती, गालन उसे धक्का देता है और वो नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से उसका मिसकैरेज हो चुका था। गालन उसे खुद हॉस्पिटल लेकर जाता है और जब एरमा को होश आया तो एरमा ने इस सारी चीजों का जिम्मेदार गालन को ठहराया। यहाँ गालन आराम से उसे समझाता है देखो एरमा, मैं शादीशुदा हूँ, हम अब साथ नहीं रह सकते। लेकिन एरमा तो जैसे उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो बार बार यही बोल रही थी देखो गालन, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन यहाँ गालन एकदम से गुस्से में आ जाता है और उसे अपने से दूर करते हुए उसके ऊपर कुछ पैसे फेंककर यहाँ से चला जाता है। वो अब ऐसे किया था कि एरमा भी जानती थी अब वो वापस कभी नहीं आएगा। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। वो यहाँ जोर जोर से चिल्लाती है और फिर गालन को बर्बाद करने की ठान लेती है। सीन कट होकर हमें दोबारा गालन को दिखाया जाता है जो काम के बाद अपने घर वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में मस्जिद से इमाम निकल कर उसे कहते हैं गालन, अब तुम्हारी फैमिली में से कोई भी मस्जिद नहीं आता, तुम्हें मस्जिद आकर इबादत करनी चाहिए। इबादत हमारे ऊपर आने वाली बुराइयों को पहले से पहले ही रोक देती है। उसके बाद इमाम गालन को उसकी बेटी सोफिया के लिए एक गिफ्ट भी देते हैं, जिसके बाद गालन घर चला जाता है। बहुत ज्यादा थका हुआ था इसीलिए सो गया, पर तब सोते हुए सोफिया उसके पास आई। सोफिया ने उसे जगाया और यहाँ हमें दिखाया गया कि सोफिया ने अपनी आंखें बाहर निकाली हुई थी, जिसे वो गालन को देते हुए कहती है डैड, इस मर्तबा अगर आप मुझे कोई गिफ्ट देंगे तो मुझे आंखें गिफ्ट करना। उसका ये खतरनाक सा चेहरा देखकर एकदम से गालन की आंख खुल गई और हमें मालूम हुआ कि ये सिर्फ गालन का एक डरावना ख्वाब था। वो डर कर उठकर अपनी बेटी सोफिया के पास चला जाता है और यहाँ सोफिया को देखते देखते उसे अपना पास्ट याद आता है। जब सोफिया पैदा होने वाली थी तब वो अपनी वाइफ निसा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था, उसे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता था और प्रॉपर चेकअप ना होने की वजह से ही आज सोफिया की आंखें नहीं थी।
अगले दिन इरमा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा गालन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। पहले तो गालन उसे इग्नोर करता है और फिर फोन उठाकर उसे बहुत ज्यादा कड़वी कसैली सुना देता है। गालन के बिहेवियर से इरमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो गालन को बर्बाद करने के बजाय गालन को पाने का फैसला कर लेती है। और अब उसने गालन को पाने के लिए बहुत ही बुरा फैसला किया था। वो दोबारा गई थी शेमन के पास, यानी अब वो गालन के ऊपर काला जादू करवाने वाली थी। शेमन से मिलकर इरमा उसे कहती है, मुझे अब शेमन किसी भी हाल में चाहिए और इस तरह कि उसकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई औरत ना हो। हालांकि इससे पहले इरमा को नीसा से या सोफिया से, गालन की बेटी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ तक कि वो तो सोफिया यानी गालन की बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब गालन के ही बिहेवियर ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था। वो शेमन से कहती है, इस काम के लिए चाहे आप मेरे से कोई भी कीमत ले लें, लेकिन अब मुझे गालन सिंगल चाहिए। शेमन अभी भी उसे कहता है, देखो लड़की, तुम बात नहीं मान रही, ये काम बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इरमा को परवाह नहीं थी। इरमा यहाँ पर अपनी और अपनी बहन की सारी गोल्ड की ज्वेलरी उसने दे देती है, जिसे देखते हुए शेमन की मॉम भी शेमन को ये काम करने को कह देती है। अपने मॉम के कहने पर ये शेमन इरमा की मदद करने को राजी हो जाता है और फिर इरमा को बताता है कि इस दुनिया में बहुत किस्म के जिन होते हैं और उसमें से एक किस्म है अनजार जिन्स की, जो कि काफिर है, मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और इन्हीं जिन्स का इस्तेमाल करते हुए वो उनके ऊपर काला जादू करेंगे। काला जादू के लिए उसे अब कुछ चीजें चाहिए थी। ये काला जादू होने वाला था नीसा पर, यानी गालन की वाइफ पर, ताकि वो और उसके सारे रिश्ते मर जाए। शेमन उसे नीसा की एक फोटो, बाल और खून लाने का काम देता है, जिसके जरिए नीसा के ऊपर पोजेशन होगा, यानी नीसा के ऊपर काला जादू का असर होगा। साथ ही शेमन को काले जादू के लिए एक ताजा मरे हुए इंसान के पाँव की हड्डी भी चाहिए होगी, जिसके ऊपर वो गाय की आंतों को लपेट कर अपना जादू करेगा। शेमन के कहने पर इरमा गालन के घर जाती है, उसकी वाइफ से मिलती है और बहाने से उसके वॉशरूम में जाकर उसके कंघे से बाल और उसके वॉशरूम से सैनिटरी पैड चुरा लेती है। अपना काम होने के बाद वो यहाँ से निकलने ही वाली थी कि उसे दोबारा यहाँ पर गालन देख गया। गालन उसे देखते ही कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कितनी मर्तबा मना किया है मैंने तुम्हें, मेरी फैमिली से दूर रहो। उसकी बातें सुनकर इरमा को अपने लिए और भी ज्यादा बुरा लगता है और वो अब एक मजबूत इरादे के साथ ये सारी चीजें जाकर शेमन को दे आती है। शेमन भी एक इंसान की टांग ले आए थे और रात में ये रिचुअल, ये जादू शुरू कर दिया जाता है। शेमन इरमा से कहते हैं, अच्छा हुआ कि तुम फोन ले आई, फोन से तो ज्यादा अच्छा असर होगा। वो यहाँ एक ब्लेड से सैनिटरी पैड को काटते हुए फोन को पाँव की हड्डी के ऊपर गिराते हैं। उसके बाद कुछ जादू मंत्र पढ़ते हैं और अचानक से उनका ये घर हिलने लग जाता है। फाइनली यहाँ वो जिन आ चुके थे, जिनकी हेल्प से इन्हें नीसा के ऊपर पोजेशन करवाना था। वो इन जिनों से, जिनों की ही लैंग्वेज में बात कर और नीसा को बर्बाद करने को कहता है। जिन उसकी बात सुनकर यहाँ से चले जाते हैं और शेमन इरमा को बताता है कि अगली 5 रातें नीसा के लिए इंतहाई मुश्किल रातें होंगी, जिसमें उसके सारे ब्लड रिलेशंस मारे जाएंगे। ऐसे इरमा की सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। पहली रात में हमें दिखाया जाता है कि नीसा जब नमाज पढ़ रही थी, एकदम से उसके सामने गाय के कटे हुए पार्ट्स आ गए, जिसे देखकर वो डर गई। जिसके बाद नीसा को ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर किसी ने बाल्टी भर के खून गिरा दिया हो। वो डर कर इतनी बुरी तरह चिल्लाई कि गालन यहाँ आ गया और जब गालन की नजर उसके ऊपर पड़ी तो नीसा के कपड़े बिल्कुल साफ थे, वहाँ कोई खून नहीं था। वो नीसा से कहता है, चलो तुम आराम कर लो, मेरा ख्याल है तुम थक गई हो। अगली रात हम देखते हैं कि जादू का असर नीसा के ऊपर दोबारा हो रहा था। ऐसे में वो अपने और अपनी बेटी के डॉल के बाल काट के खा जाती है, जिसकी वजह से उसे उल्टी शुरू हो जाती है। जब वो होश में आई तो तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो क्या उठपटांग की हरकतें कर रही है। वो इन चीजों के बारे में गालन को बताना चाहती थी, लेकिन गालन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। सीन कट होकर हमें इरमा को दिखाया जाता है, जिसकी बहन यानी वुलन उससे अपनी ज्वेलरी के बारे में पूछ रही है। उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम उस शेमन की ज्वेलरी देकर आई हो ना, तुम कुछ गलत कर रही हो ना। उसकी बातों से तंग आकर इरमा उसे ढांढ कर यहाँ से भगा देती है और रात में हमें देखने को मिलता है कि इरमा की बहन मर गई। इरमा परेशानी से उठ बैठी और अब इरमा की बहन की मरी हुई बॉडी उसे डरा भी रही थी, जिसके चलते इरमा ने जोर से चीख मारी और तभी उसकी बहन वुलन यहाँ आ गई। हमें मालूम हुआ कि ये सब जो इरमा ने देखा था वो सिर्फ उसका वहम था। इरमा की बहन तो अभी जिंदा थी। काला जादू तो इरमा ने नीसा पे करवाया था, लेकिन शायद इरमा खुद अपने ही करवाए जादू के असर में आती जा रही है। खैर, अगले सीन में हमें नीसा को दिखाया जाता है। नमाज पढ़ते पढ़ते एकदम से उसे उल्टी हो जाती है। अजीब बात ये थी कि उसकी वॉमिट में, उसकी उल्टी में कीड़े आ रहे थे, बहुत बड़े बड़े कीड़े, जिसे देखकर वो डर गई। उसके साथ पिछले इतने दिनों से जो कुछ भी गलत हो रहा था, वो इन सब के बारे में किसी से बात करना चाहती थी। इसलिए वो इन कीड़ों को भी उठाकर एक जार में डाल देती है ताकि वो इन कीड़ों को किसी को दिखा सके। इसके बाद इरमा गालन की मोम के कमरे में जाती है। यहाँ वो आई तो उनका ख्याल रखने के लिए थी, लेकिन अचानक ही पता नहीं उसे क्या हो जाता है। ऐसे लग रहा था
कि जैसे किसी चीज ने उसे पोजेस कर लिया, जिसके चलते वो गालन की मॉम को मारने ही वाली थी। लेकिन तभी अचानक उसे होश आ गया। उसे समझ नहीं आ रही थी उसे ये सब क्या कर दिया। वो यहाँ गालन की मॉम से माफी मांगती है और कहती है मैं आपको मारना नहीं चाहती थी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। इससे पहले कि कुछ और गलत होता, निशा बगैर वक्त जाए किए किसी से मदद लेने का फैसला करती है और बाथरूम में जाकर जब उस जार को उठाती है जिसमें उसने अपनी उल्टी में निकले हुए कीड़े बंद किए थे, तो वो ये देखकर हैरान हो गई कि वहाँ अब वो कीड़े नहीं थे। दूसरी तरफ गालन की मॉम जो कि चल भी नहीं सकती थी, हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल सही चलते हुए किचन में आती हैं और गर्म खाने से भरा हुआ बर्तन उठाकर अपने ऊपर डाल देते हैं। निशा जो अभी भी बाथरूम से बाहर निकली थी, वो ये सब देखकर परेशान हो गई क्योंकि अब गालन की मॉम के पूरे जिस्म पे बड़े बड़े आंवले बन चुके थे। उनका जिस्म जल चुका था और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। तीसरी रात में हमें दिखाया जाता है कि गालन की मॉम का फ्यूनरल था और सभी यहाँ पर आए हुए थे। फ्यूनरल पर निशा एकदम से ही अपने ऊपर से कंट्रोल खो देती है, उसे कोई एंटिटी पोसेस करती है और इसी पोजीशन में वो गालन की मॉम की डेड बॉडी को वहाँ से उठाकर दूर फेंक देती है। सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं सिवाय इरमा की, जो जानती थी यहाँ क्या हो रहा है, और वो तो ये सब देखकर खुश थी। दिखाया जाता है कि यहाँ पर इमाम भी आए थे। वो निशा की ये हालत देखकर समझ जाते हैं कि निशा के ऊपर किसी ने कब्जा किया हुआ है। वो यहाँ निशा को पकड़कर उसके ऊपर कुछ पढ़ते हैं और निशा इस टाइम कंट्रोल में आ जाती है। इमाम अब ये समझ गए थे कि किसी ने जानबूझकर किसी ईवल जिन को निशा के पास बुलाया था। फिर दिखाया जाता है कि अपनी मॉम के फ्यूनरल के बाद गालन भी जब सोने के लिए जाता है तो उसे भी अब अजीबो गरीब ख्वाब आ रहे हैं, बहुत डरावने। उसने अपने ख्वाब में देखा था कि वो मर चुका है और उसके इर्द गिर्द बहुत सी औरतें घूम रही थी। ये देखकर वो डर गया और फौरन इमाम के पास गया। सारी बातें इमाम को बताने के बाद इमाम जवाब देते हैं, मैं पहले ही निशा को देखकर जान गया था कि वो किसी शैतानी जिन के कब्जे में है। उसका नाम है अनाजार और अनाजार एक ऐसा जिन है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो मुसलमानों से नफरत करता है, इसीलिए लोग उसे काले जादू में यूज करते हैं। इमाम कहते हैं निशा का इलाज हो जाएगा, गालन तुम फिक्र ना करो। जिन कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह सबसे ज्यादा ताकतवर है और अल्लाह से ही मदद मांगते हुए हम निशा को बिल्कुल ठीक कर लेंगे। वो यहाँ गालन को निशा के लिए होली वाटर देते हैं और कहते हैं कि हमें निशा पर एक्सॉर्सिज्म करना होगा, यानी जादू का तोड़ करना होगा। इसके लिए तुम निशा को मस्जिद के पीछे वाले हॉल में ले आना। अब गालन जैसे ही घर आया तो उसने देखा कि निशा चिल्ला रही थी। असल में उसे गालन की मॉम की स्पिरिट यानी रूह डरा रही थी। ऐसे में गालन जल्दी से उसके करीब आकर उसे कंट्रोल करता है और उसके सर पे हॉली वाटर लगा देता है, जिसकी वजह से निशा को बहुत दर्द होता है। उसकी इस हालत को देखते हुए गालन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि अब गालन के पास उसकी बेटी और उसकी वाइफ के अलावा कोई नहीं था। वो प्यार से यहाँ निशा को सुलाकर रेडियो पे कुरान पाक चलाकर चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही रेडियो बंद हो गया और निशा को जिन्होंने बुरी तरह पोसेस कर लिया। अब तो उसकी आंखें भी अजीब हो चुकी थी, उसके होंठ दांत काले और वो खुद एक जिन की तरह दिखने लगी थी। सीन कट होकर हमें इरमा की मॉम को दिखाया जाता है जो गालन की मॉम की बहन थी। गालन की मॉम की मौत के बाद उनको भी बहुत ही डरावने ख्वाब आ रहे थे। आज वो भी किचन में किसी चीज को देखकर डर जाती हैं और जोर जोर से चीखें मारती हैं। उसके बाद वो पागलों की तरह अपने किचन के बर्तन तोड़ डालती हैं और उन्हीं बर्तनों का कांच खाते हुए उनकी भी यहाँ मौत हो जाती है। अपनी मॉम की मौत से इरमा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो जान चुकी थी कि उसने जो जादू करवाया है कहीं न कहीं उसका असर उल्टा पड़ता जा रहा है। इससे पहले कि कुछ और बुरा हो, वो वुलन यानी अपनी बहन को सब सच बता देती है कि हाँ उसने शेमन से मदद ली थी, उसने शेमन से जादू करने को बोला था, लेकिन शेमन ने कहा था कि इस जादू के बाद सारी मौत निशा के घर पे होगी, निशा के ब्लड रिलेशंस बनेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता जा रहा है। यहाँ पर मेरे ब्लड रिलेशंस बढ़ रहे हैं, जैसे मेरी मॉम और उनकी बहन, और अब जो जिंदा बची थी वो वुमन यानी उसकी बहन थी। वुमन भी ये सुनकर बुरी तरह डर गई। वो अब इरमा को अपने से दूर कर रही थी, लेकिन इरमा उसे कहती है वुमन मेरी बात सुनो, मेरा यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम गालन को देखते हैं जिसे आज निशा को इमाम के पास लेकर जाना था। इमाम ने उन्हें कहा था कि तुम फिक्र मत करना, अल्लाह हमारी मदद करेगा और हम उस जिन को हराने में कामयाब हो जाएंगे। गालन भी जवाब में सर हिलाते हुए निशा को अपने घर लेने चला जाता है। जहाँ रास्ते में उसे इरमा मिलती है। असल में इरमा उसे सब सच बताने आई थी। ये सब कुछ जो हो रहा है वो उसके करवाए काले जादू की वजह से हो रहा है। सच्चाई सुनते ही गालन का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। अब आज काले जादू की 5वीं रात भी आ चुकी थी और ये सबके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली थी। यहाँ दिखाया जाता है कि इरमा सब कुछ रोकने के लिए शेमन से मिलने के लिए जा रही है, लेकिन अचानक से उसकी बहन बुलन पोसेस होकर उसी के ऊपर हमला कर देती है। उसे डरते हुए इरमा वहाँ से भागकर बाहर निकल जाती है और बुलन भी बाहर आ गई थी। वो अब इरमा के बहुत करीब आकर उसे कहती है देखना
आज मैं भी मर जाऊंगी। ये कहते ही वो वहाँ दरख्त पर चढ़ गई, जिसके बाद उसके बाल दरख्त की टहनियों में फंस गए और एकदम से उसने दरख्त से जंप कर दी, जिसकी वजह से उसके बालों के साथ साथ उसके सर की खाल भी उतर गई और बहुत ही बुरे तरीके से उसकी मौत हुई। ये सब देखकर इरमा तो जैसे पागल ही हो गई थी। वो अब जल्द से जल्द शेमन के पास जाकर ये सारी चीजें रुकवाना चाहती थी ताकि एटलीस्ट उसकी जान बच जाए। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमाम साहब नीसा का एक्सॉर्सिज्म भी शुरू कर चुके थे। जैसे जैसे वो मुस्लिम्स की होली बुक यानी कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, इरमा की हालत बिगड़ती रहती है। उसको जिन्होंने पोजेस किया हुआ था वो यहाँ कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और इस जगह मौजूद सभी इंसानों के ऊपर हमला करके उन्हें मार डालते हैं। इधर इरमा जो शेमन के ठिकाने पे पहुंच चुकी थी, शेमन उसे वहाँ कहीं नहीं मिलता। एकदम से नेगेटिव एनर्जीज उसे ही अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। उसका जिस्म अकड़ जाता है, हड्डियां मुड़ जाती हैं, कमर टूट जाती है और ऐसे ही एक एक करके उसकी सारी बॉडी टूटकर उसकी भी यहाँ बुरे तरीके से मौत हो जाती है। यहाँ मस्जिद में नीसा जिनों के सरगे बहुत से लोगों को मारने के बाद अब गालन को भी पकड़ चुकी थी। इससे पहले कि वो गालन को भी मारती थी, यहाँ इमाम उसे बेहोश कर देते हैं। लेकिन उसे बेहोश करने के बाद भी ये लोग देखते हैं कि यहाँ सारे बुरे काम वैसे ही चल रहे थे और तब इमाम की नजर जाती है सोफिया पर, यानी नीसा की बेटी पे। और सबसे बड़ा सच ये रिवील होता है कि जो जादू इरमा नीसा के ऊपर करवा कर आई थी, वो जादू तो नीसा के ऊपर हुआ ही नहीं था बल्कि सोफिया के ऊपर हो गया था और जिन्होंने सोफिया को ही पोजेस किया हुआ था। और इसकी वजह ये थी कि इरमा ने बाथरूम में से जो सैनिटरी पैड और जो बाल उठाए थे वो नीसा के नहीं बल्कि सोफिया के थे। इसी वजह से नीसा के बजाय सोफिया के सारे ब्लड रिलेटिव्स मारे गए थे, जिसमें इरमा की भी फैमिली शामिल थी। यहाँ सोफिया गालन को मारने लगती है, जिस पर गालन उससे माफी मांगता रह जाता है, लेकिन सोफिया एक नहीं सुनती और बेरहमी से अपने डैड को मार डालती है। यहाँ इमाम जब नीसा को छोड़कर सोफिया के ऊपर एक्सॉर्सिज्म करते हैं तो ये एक्सॉर्सिज्म काम कर जाता है और जिन सोफिया को छोड़कर चले जाते हैं। ये हकीकत अगर इन लोगों को पहले पता चल जाती कि जादू असल में सोफिया के ऊपर हुआ था तो ये लोग काफी लोगों की जान बचाने में कामयाब हो जाते। पर अफसोस अब काफी लोग मर चुके थे। कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब नीसा जिंदा है, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में वो हॉस्पिटल में एडमिट है और तभी उसके पास सोफी आई है। सोफी की हालत अभी भी खराब थी। उसका खौफनाक चेहरा ये बता रहा था कि अभी भी जिन्होंने उसे पोसेस किया हुआ है और अब वो अपनी सबसे करीबी और आखिरी ब्लड रिलेटिव यानी अपनी मॉम को मारेगी, जिसके साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।